मम्मी को भी वैसे भी साथ बैठने के लिए भी है। इतनी बोरिंग बातें करेंगे लोगों से। बोरिंग नहीं, ये काम की बातें होंगी, इससे तुम्हारा वो जो इंटेलिजेंस लेवल वो बेहतर हो जाएगा। बस कर दे। कोई कोई सीख क्रेडिट ही लेने जाता है तो कभी सारे कभी सीख ही लिया करो, कुछ कोई काम की बातें भी सीख लिया करो। इतनी इतनी अहम अहम पाकिस्तान की इकोनॉमी, ग्लोबल लेवल पे हम बातें कर शुरू हो गए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमने जाने से पहले सेकंड सेशन में बात की थी कि वापस आके फिर हम मार्जिन की बात करेंगे। मार्जिन बेसिकली एक आप उसको जरिया कह लें या एक मेथड कह लें, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के पास अवेलेबल होगा कि वो डिफॉल्ट रिस्क को प्रिवेंट कर सके। अब मार्जिन में किया क्या जाता है कि हमने पहले जाने से पहले जो है वो बात की थी कि अगर दोनों पार्टीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बेसिकली नहीं, बल्कि वो एक्सचेंज के साथ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर रही होती हैं, तो इन दैट केस the exchange would require from both parties to deposit a certain sum of amount. जो बंदा जो परचेज कर रहा है, जो सेल कर रहा है, वो दोनों पार्टीज ही एक्सचेंज को कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाएंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि एक्सचेंज पे ये चीज़ ट्रेड हो रही है, तो प्राइस जो होगी वो फ्लक्चुएट करती रहेगी, और जो भी गेन या लॉस होगा वो ऑब्वियसली वो लोग साथ के साथ जो है वो उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो यहाँ तक की जो बात है वो ये है कि जो एक्सचेंज है वो जब आपसे ये रिक्वायर करेगी कि आप उसको अमाउंट डिपॉजिट करवाएं, तो अमाउंट के डिपॉजिट करवाने की सूरत में ये मैं यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो पढ़ रहा हूँ सारा, कि अमाउंट जो डिपॉजिट करवाने के लिए कहा जा रहा होगा वो बेसिकली इसलिए है कि अमाउंट एक्सचेंज के पास पहले से पड़ी हुई है, और अगर कोई पार्टी बैकआउट भी करना चाहती है तो दूसरी पार्टी को नुकसान नहीं होगा, डिफॉल्ट का चांस एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट पहले से एक्सचेंज के पास अवेलेबल होगी। क्लियर है? और जो गेन या लॉस हो रहा होगा ये नेक्स्ट, उस पर फिर उन्होंने इनिशियल मार्जिन की बात की कि इनिशियल मार्जिन क्या होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे तो उस वक्त आपसे रिक्वायर किया जाएगा कि आप अमाउंट जो है वो आप इतनी डिपॉजिट करवा दें, इनिशियल कैश डिपॉजिट। और फिर बाद में अगर जो गेन या लॉस होते हैं, और लॉस ही हुआ, और लॉस होते होते अमाउंट जो है वो आपके जो अमाउंट डिपॉजिटेड थी उससे भी जो है वो ज्यादा बात नीचे चली जाती है, तो एक एक खास हद से नीचे अगर बात जाती है तो फिर आपको मेंटेनेंस मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेनेंस कॉल आ जाती है, जिसको इन्होंने यहाँ पे वेरिएशन मार्जिन कहा हुआ। ये वेरिएशन मार्जिन क्या होगा कि हमने आपसे कहा था कि आप 5000 का आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है, तो आप 5000 जो है वो आप डिपॉजिट करवा दें। आपने करवा दिए, कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट में फ्लक्चुएशन होना शुरू हुई, और फ्लक्चुएशन होते होते लॉस रिकॉर्ड करते करते 5000 आपने जमा करवाए थे, बात कम होते होते 5000 से नीचे जाते जाते बात जो है वो सपोज के 2000 रुपए तक आ गई। अब 2000 5000 का बेसिकली 40% बनता है। मिनिमम अमाउंट जो आपके अकाउंट में सपोज जो होनी चाहिए वो इनिशियल मार्जिन का 50% है सपोज, तो आपको मार्जिन कॉल आ जाएगी कि भाई आपके अकाउंट में पैसे कम हो गए हैं, आप अपने अकाउंट में पैसे जो है वो डिपॉजिट करवा दें।
सपोज कि एटलीस्ट 50% तक तो आप अमाउंट डिपॉजिट करवाएं, तो अमाउंट आपकी कम होते होते 2000 तक पहुंच गई थी, तो आपको 500 मजीद डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे ताकि आप मिनिमम वाली 50% की जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा कर सकें। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। मतलब रिसेशन वाले पीरियड पे अगर जाए तो बंदा बस अमाउंट मेंटेनेंस मार्जिन को मेंटेन करने के चक्कर में अमाउंट डिपॉजिट करवाता जाए और और मर आखिर जाए, में दिवालिया हो जाए और मर बिल्कुल, जाए, दिवालिया हो जाए। या वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ ही दे फिर। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे, दैट इज अनदर थिंग। हाँ, अच्छा जी, जो 40% रह गया है वो भी फिर उसके हाथ से चला जाएगा। जी 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 जी। लेकिन ये भी है कि फिर वो अगर रिसेशन हो रही है जैसे आजकल है, तो वो तो मार्जिन फिल करते करते गेन उसको होना नहीं है, ब्रेक इवन पे भी वो नहीं आएगा, तो डैमेज लिमिटेशन के केस में आप ये कर सकते हैं कि आप 40% छोड़ सकते हैं, एग्जैक्टली। वरना हो सकता है कि लॉस डबल ही हो जाए। सर काइंडली इसको रिपीट कर दीजिए एक दफा, मेंटेनेंस मार्जिन वाले जो कि ऐसा था। सपोज के कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था 5000 का, और सपोज ओके सर। के लॉस होते रहे, और लॉस होता रहा तो आपके मार्जिन अकाउंट में से वो अमाउंट डिडक्ट होती रही, और अमाउंट डिडक्ट होते होते ठीक है सर। 5000 से अमाउंट नीचे जाते जाते 2000 पे आ गई है, तो आपको मार्जिन कॉल आ जाएगी। ठीक है सर। एक्सचेंज वाले कहेंगे कि भाई आप अपने जो अकाउंट है उसको आप उसमें अमाउंट दोबारा डिपॉजिट करवा दें, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में अमाउंट होनी चाहिए, जो कि नहीं है। सपोज के उन्होंने है। कहा कि एटलीस्ट 50% तो होनी चाहिए, तो आपको इसका मतलब है 2000 अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी हुई है, तो 5000 का 50% 2500 तक अमाउंट 5 आपके अकाउंट में होनी चाहिए, 2500। 500 आपको और डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। व्हाट इफ के आप सही। ये अमाउंट जमा नहीं करवाते उनके रिमाइंडर के बावजूद भी, और आप कॉन्ट्रैक्ट से जी बैकआउट सर। फिलहाल सपोज कि अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट फॉर द टाइम बीइंग सील कर दिया जाता है, यानी इनएक्टिव, या क्या उसके लिए लफ्ज यूज करूं, ब्लॉक कर दिया जाता है। आप फ्यूचर सही है बाइंग एंड सर। सेलिंग आप नहीं कर सकेंगे अनटिल एंड अनलेस आप वो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट नहीं करवाते हैं। तो सर ये हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लाजमी है कि मेंटेनेंस जी मार्जिन रखा जाए? जी जी, तभी तो देखें डिफॉल्ट रिस्क कवर होगा। डिफॉल्ट रिस्क कवर ही तब होगा कि अगर जो है वो दोनों अगर अगर वो अमाउंट तो सर डिपॉजिट करवा के रखेंगे। जी जी, क्लियर है? सर इन केस कि अगर आप मतलब बार बार इसी तरह जो है वो लॉस होते रहे और आप उसको डिपॉजिट कराते रहे तो आप एट द एंड तो एक टाइम आएगा कि आप छोड़ देंगे उसको यहाँ पर। देखिए, अब इसमें जो है, जो सिचुएशन है वो ये है कि हमने हमने ये बात देखी थी या डिस्कस की थी कि फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से निकलने के भी तरीके हैं। कि तरीका क्या है कि आप ऑपोजिट पोजीशन ले लें, अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है तो आप लॉन्ग पोजीशन ले लें, एक और कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन लें ताकि आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकें अगर इस किस्म की सिचुएशन हो रही है तो। वरना तो अगर आपने बिल्कुल छोड़ दिया तो नेक्स्ट टाइम तो आप, क्योंकि लाजिम बात है आप हाईलाइट या फ्लैग हो चुकी हैं, तो इसके बाद फिर अगर आप किसी जमाने में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो फिर तो ट्रेडिंग आपको नहीं करने दी जाएगी। नहीं करने दीजिए। ठीक है कि यार ये बंदा तो पहले का डिफॉल्टर है, तो ये पहले का डिफॉल्ट खत्म करे तो फिर हम कुछ इसके साथ करते हैं, वरना नहीं करेंगे। ठीक है। और जो आपका अकाउंट सील कर दिया गया है, तो वो सील करने में ये है कि आप ऑब्वियसली इन द मीनवाइल आप ट्रेड जो है वो नहीं कर सकते, अगर आप करना चाहते भी हैं तो। एक और बात पता नहीं क्या जहन में आई थी, वो अब जहन से निकल गई। अच्छा सर, ये जो 500 है इसको हम वेरिएशन मार्जिन कहेंगे? वेरिएशन मार्जिन कहेंगे या मेंटेनेंस मार्जिन कहेंगे? सही है, ठीक है। सही है। और जब एक स्पेसिफिक परसेंटेज से अमाउंट नीचे चली जाए तो फिर आपको जो
नोटिस जो आ जाता है कि भाई आप अमाउंट डिपॉजिट करवाएं, उसको मार्जिन कॉल कहते हैं। मार्जिन कॉल, ठीक है, ठीक। अच्छा जी। नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, तो अच्छा, a company arranges to buy futures on coffee at a contract price of 2000 per ton. Having bought the futures, it must pay a deposit or initial margin to the futures exchange. The seller of the coffee, अच्छा हाँ, जो चीज मेरे जहन में आई थी, सॉरी, मैं जरा इसको थोड़ा सा होल्ड पे रख के और मैं आपसे कि ऊपर मैंने बात की कि दोनों पार्टीज को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो जो बंदा तो परचेज कर रहा है तो वो तो डिपॉजिट करवाए तो कुछ उसकी तुक बनती भी है, लेकिन जो सेल कर रहा है वो क्यों अमाउंट डिपॉजिट करवाए? वो तो ऑलरेडी अपने गुड्स जो है तो बेच रहा है, तो वो अमाउंट भी डिपॉजिट क्यों करवाए थे? उसको सर सिक्योरिटी मिल रही है ना, एक सर जगह। सवाल समझ नहीं आया, सवाल दोबारा मतलब। देखें, हमने बात की कि जब दोनों बंदे एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होंगे तो दोनों के दोनों को अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, उस बंदे को भी जो कि वो कर रहा है, बेच रहा है, और वो बंदा भी जो कि खरीद रहा है। अब खरीदने वाले की तो लॉजिक बनती है कि जो परचेज कर रहा है अगर वो बैकआउट कर जाता है तो उसने तो पे करके चीज परचेज करनी थी ना। लेकिन सर उसको शॉर्ट ही हो जाती है ना, उसकी चीज बिकेगी। सर ये करेंसी नहीं करेंसी वैल्यूएशन वाला इसमें सर जो फैक्टर है। नहीं सर, जो परचेज करने आया सर उसका भी तो रिस्क इन्वॉल्व है ना सर। उसको वो चीज हो सकता है उसी टाइम पे लाजमी चाहिए हो, और अगर वो उसको ना मिली तो उसको लॉस हो सकता है। देखें, परचेज करने वाले का भी तो स्टेक इन्वॉल्व है ना सर। हाँ जी, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होगी कि जब कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आपस में कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हमने डिस्कस किया है कि वो फ्लक्चुएट करती है। मैं वही कह रहा हूँ सर कि वैल्यूएशन के ऊपर भी है ना, वैल्यू कम होगी तो दे विल हैव टू पे फॉर इट बोथ। हाँ, तो अगर एक बंदे को गेन या नुकसान हो सकता है उसके ऊपर हमने प्राइस जो है वो प्राइस हमने डिसाइड की थी कि 150 रुपीज के ऊपर चीज बेची जाएगी, लेकिन अब वो जो 150 रुपीज है, बात वहां से आगे निकल के गिरती अमाउंट 150 से वो सपोज 130 पे आ गई, और सेल करने वाला कहे कि यार मैं सेल करता ही नहीं हूं। ठीक है, तो ये तो फिर एक्सचेंज को लॉस हो जाएगा, क्योंकि दूसरे बंदे जिसने एक्सचेंज के साथ परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, एक्सचेंज फिर उसको अमाउंट कैसे पे करेगी या उसको चीज कैसे डिलीवर करेगी? क्लियर है? ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई है? सर रिपीट कर। देखें, अगर प्राइस मैंने और आपने डिसाइड कर ली 150 रुपीज की, मैं आपसे 150 पे चीज परचेज करूंगा, आपने कहा कि मैं 150 पे, ठीक है मैं 150 पे चीज डिलीवर कर दूंगा। अब अगर तो प्राइस कम होती है तो परचेजर को तो गेन है कि जो चीज उसको मार्केट में 150 की मिल रही है वो चीज उसको एक्सचेंज के थ्रू 140 की मिल जाएगी। सर क्या चीज दोबारा से जरा एक दफा, यहाँ प्राइस ड्रॉप हुई है। प्राइस ड्रॉप हुई और प्राइस रेट तो ड्रॉप सर हुई 150 रुपीज ही देता है।
हाँ, प्राइस ड्रॉप हुई तो प्राइस एडजस्ट करनी पड़ेगी आप लोगों को। ये जो सही है मार्जिन के अकाउंट में आप क्या करते होते हैं कि आप गेन या लॉस साथ साथ रिकॉर्ड करते रहते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस के साथ साथ। सही है सर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर लेकिन जो हमने पहले 150 डिसाइड किया हुआ है, फिर हम उसे चेंज करके 140 कर देंगे। नहीं, चेंज नहीं करेंगे। वो तो लॉस देखिए, वो तो डिलीवरी डेट पे जब आएगी 3 महीने के बाद, वो तो तब आपको 140 पे वो करना पड़ेगा। लेकिन 3 महीने तक, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहेंगी, तो 3 महीने तक जो इंटरमीडिएट टाइम है उसमें जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, उन प्राइस फ्लक्चुएशंस को आप साथ साथ एडजस्ट आपसे एक्सचेंज करवाती रहती है। सर लाइक फॉर एग्जांपल, और इन फ्लक्चुएशन का इफेक्ट मार्जिन पे पड़ता है, और उसका इफेक्ट जो है वो मार्जिन पे पड़ता है। ठीक है, समझ आ गई सर। मैं एक दफा फिर भी रिपीट कर रहा हूं, 150 पे कॉन्ट्रैक्ट मेरा और आपका डन हुआ। सही है सर। एग्जीक्यूट वो 150 पे ही होगा, वो चेंज नहीं होने लगा, और ना वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट की ओके, अमाउंट चेंज होगी। सही है सर। और मैंने 150 पे आपसे डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट डन कर लिया है 3 महीने बाद का। ओके सर। हालात चेंज हुए, कोरोना वायरस आया और डॉलर 160 पे चला गया। सही है सर। कॉन्ट्रैक्ट तो 3 महीने के बाद एग्जीक्यूट होना है, लेकिन अभी उसकी कीमत 160 हो चुकी है। अब अगर कोई पार्टी भी अमाउंट अगर चेंज हो रही है, तो 3 महीने के बाद अगर वो 170 पे भी हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्ट 150 पे ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हो चुका था। सही है सर। अब अगर उस डेट पे कोई पार्टी भी पीछे हो जाती है तो दूसरी पार्टी को या एक्सचेंज को लॉस हो जाएगा। सही। इस चीज से बचने के लिए स्टेप नंबर 1, एक्सचेंज क्या करती है, वो आपसे कहती है कि डिपॉजिट अभी करवा दें। सही। स्टेप नंबर 2, कि जो फ्लक्चुएशंस भी होती रहेंगी वो 3 महीने के बाद तक हम नहीं छोड़ेंगे। फ्लक्चुएशंस हम साथ साथ एडजस्ट करते रहेंगे और एडजस्टमेंट के लिए आपके इसी मार्जिन अकाउंट को यूज करेंगे। सही है सर। सर मतलब अगर आपका डॉलर अभी 150 आपने तय किया 3 महीने बाद का, हाँ, और कल ही उसकी प्राइस चेंज होकर 160 हो जाती है, तो इस केस में जो है वो मार्जिन अकाउंट में क्या चेंजेस आएंगी? अब मार्जिन अकाउंट में 10 रुपए का एक बंदा लॉस रिकॉर्ड कर लेगा, दूसरा गेन रिकॉर्ड कर लेगा। सही है सर। सर जो सेल कर रहा होगा वो जो है वो उसको गेन रिकॉर्ड, सेलर जो है वो रिकॉर्ड करेगा। सेलर जो है वो उसको रिकॉर्ड करेगा लॉस के तौर पे, क्योंकि देखें सर उसका तो ऑलरेडी 150 का कैसे बेचा था वो, और वो 160 को। देखें कैसे। ये जो जावेद साहब, बिल्कुल आपका क्वेश्चन अभी लेते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके पास वो चीज मौजूद बेसिकली होती है नहीं जो आप ट्रेड कर रहे होते हैं। सही है। ऐसी बात ही है। ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स में या जो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये चीज जो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट जिसने किया है वो चीज उसके पास नहीं होगी। जिसने ठीक है। परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके पास भी ऑब्वियसली वो चीज नहीं होगी। 3 महीने बाद जब सही है। टाइम आएगा तो वो बंदा जो कि सेलर है, सेलर मार्केट में से चीज 160 की उठाएगा, और आपके साथ क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट 150 पे वो हुआ था, लॉक हुआ था, वो आपको 150 पे बेचने का पाबंद है। सही है सर। तो इसको लॉस हो गया कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया लॉस सेलर क्योंकि को। चीज उसके पास भी नहीं है।
उसको भी मार्केट से उठानी पड़ेगी, और मार्केट में चीज 160 की हुई है। 160 की सही है। ठीक है, तो इसको इसको ये जी सर। इसने लॉस रिकॉर्ड कर लिया, और जो परचेजर है मार्केट से उसको चीज 160 की मिल सकती थी, उसे 150 की मिल रही है, उसके लिए वो गेन है। क्लियर है? सही है सर, अंडरस्टूड हो गया। यस सर। जी जावेद साहब। सर हम डॉलर की सर मैं ये कह रहा था सर, फॉर इंस्टेंस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मतलब इन द वेग ऑफ द सिचुएशन के दोनों सेलर और बायर ने अपना मार्जिन अकाउंट जो है वो मेंटेन करना है, जो भी उसका वो मेंटेनेंस लेवल है, तो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों ही मार्जिन अकाउंट को मेंटेन करने के लायक ना हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होएगा? ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती, एक गेन करेगा एक लॉस करेगा। जानू हो सकती है, ये तो होगा। किसी किताब में नहीं लिखा। सर सुलेमान किधर चले गए? सर मैं सोच रहा हूं इसके ऊपर, मेरी नजर से कुछ सिचुएशन ऐसी गुजरी नहीं, इसके ऊपर मुझे जरा देखने दें कि क्या होगा, कि अगर दोनों ही कर रहे हो, दोनों ही डिफॉल्ट कर जाएं, तो फिर एक्सचेंज क्या करे। सर लेकिन इन दैट केस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट। इसको मुझे देखने दीजिएगा कि इसका क्या होगा। राइट, ठीक है। इन माय पर्सनल ओपिनियन, जब एक ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, मैं भी डिफॉल्ट कर गया हूं, यही कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आप भी डिफॉल्ट कर गए हैं, तो फिर तो एक्सचेंज को नुकसान ही कोई नहीं है। जब दोनों पार्टीज बायर और सेलर ही आपस में डिफॉल्ट कर गए हैं, तो फिर तो एक्सचेंज को ना गेन है या ना लॉस है। तो एक्सचेंज की तो खैर है सर, बट व्हाट अबाउट द पार्टीज? इंटरमीडियरी तो खैर है, वो तो इंटरमीडियरी को अपने कमीशन से देखिए पार्टीज ने वो लगा होता है ना। तो खुद डिफॉल्ट किया है ना। नहीं, लेकिन फिर भी पार्टीज ने डिफॉल्ट करने के बाद भी कुछ तो ऐसा होगा ना जिसको उन्होंने मतलब सेव करना है। कोई ऐसी सिचुएशन तो होगी ना कि यार कम से कम चलो ठीक है, नुकसान हो रहा है, मैं भी डिफॉल्ट कर रहा हूँ, वो भी डिफॉल्ट कर रहा है, बट स्टिल देयर वुड बी समथिंग जिसके ऊपर दे वुड बोथ वुड बी डिफॉल्टिंग। देखें, एक तो जो भी प्राइस फ्लक्चुएशंस होती रही और जो नुकसान होता रहा, वो नुकसान साथ साथ वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। वो तो हो गया, वो हो गया। हाँ, तो अब पीछे फिर रिकॉर्ड करने के लिए तो कुछ रह ही नहीं गया ना। सर वो ठीक है, बट स्टिल देयर कैन बी अ पोजीशन जहां पे दोनों पार्टीज ही एक पॉइंट पे पहुंच के कहें कि यार तुझे भी नुकसान हो रहा है, मुझे भी नुकसान हो रहा है, तो क्यों ना हम कोई ऐसी सिचुएशन कर लें कि हम दोनों को ही नुकसान जितना हो चुका है वो हो गया है, मजीद नुकसान ना हो। अब वही मैं कह रहा हूँ कि फिर इस पे मुझे जरा थोड़ा सा ठीक है वर्किंग करने दें, तो फिर मैं ये वर्किंग करके फिर आपको मैं बताता राइट हूँ। ठीक है अच्छा सर ये जो परचेजर है जो, हाँ हाँ, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने तो प्री डिटरमिन्ड प्राइस रखी है, वो तो 150 पे ले लेगा उससे जाके आगे फ्यूचर में, तो वो फिर डिफॉल्ट क्यों करेगा जब उसने पहले से 150 रखी है प्राइस? उसको डिफॉल्ट करने की क्या जरूरत है, वो तो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। नहीं देखें, इस केस की वो फ्यूचर में सस्ता होगा। इस केस की वो बात नहीं कर रहे कि वो इस केस में डिफॉल्ट करेंगे। वो कह रहे थे कि प्राइस फ्लक्चुएशन होती रही, कभी इसको गेन हुआ तो कभी इसको लॉस हो गया, कभी उसको गेन हुआ तो उसको लॉस हो गया। अच्छा, और उन्होंने दोनों ने ही अपने अकाउंट्स जो है वो मेंटेन नहीं किए, सही। और दोनों ही जो है वो उनका अकाउंट या तो वो हो जाता है, लॉक हो जाता है, या डिफॉल्ट में पहुंच जाता है। तो अब क्या होगा? सही। ठीक है, वो इस केस में तो ऑब्वियसली एक बंदे को इसको तो फायदा हो रहा है ना, 150 जो परचेज करने वाला है उसको मार्केट से 160 का मिल रहा है, तो उसको 150, तो उसको तो फायदा हो रहा है। हम इस केस की वो बात नहीं कर रहे। क्लियर है? क्लियर सर। अच्छा, आगे चलें। यस सर लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, हम बात कर रहे थे उसकी एग्जाम्पल की, कि 2000 है पर टन, और कंपनी ने वो किया है अरेंजेस टू बाय फ्यूचर्स। तो
If the spot price of the coffee then falls, the price of the coffee futures falls too. The company will be making a loss on its future position. To cover these losses, the exchange will ask the company to pay an additional variation margin, जो कि हम बात कर चुके हैं ऊपर. Margin protects the future exchange against bad debt risk from buyers and sellers of the futures who makes losses on their position. ये सारी वो बातें हैं जो कि हमने डिस्कस की हुई हैं. अच्छा, फिर ये फर्दर जो है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो होपफुली आप लोगों को ये बात याद ही होगी कि लॉन्ग पोजीशन क्या होती है और शॉर्ट पोजीशन क्या होती है. याद है सर, याद है. लॉन्ग पोजीशन है ऑप्शन टू बाय, लॉन्ग इज टू बाय एंड शॉर्ट इज टू सेल. बिल्कुल बिल्कुल. तो व्हेन अ पर्सन हैज बॉट फ्यूचर्स और व्हेन अ पर्सन हैज सेल फ्यूचर्स, तो सेलिंग के केस में एस से सेल है, एस से ही शॉर्ट पोजीशन है, और जो बॉट है, बॉट के केस में जो है वो लॉन्ग पोजीशन हो जाएगी. तो और ये जो ओपन पोजीशंस हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन के बारे में वो कह रहे हैं कि जी शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशंस आर बोथ ओपन पोजीशंस इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. In futures, and at any time the total amount of long position is always equal to the total amount of short positions. Obviously up front वो amount उन्होंने पहले से ही आपसे मंगवा ली, और जो total amount है, एक बंदे को गेन हो रहा है, एक बंदे को लॉस हो रहा है, तो जो टोटल अमाउंट होगी वो इन एनी केस जो होगी वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने लगी है. दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड एंड द नंबर ऑफ परचेज मस्ट बी इक्वल. अच्छा, सेटलमेंट करते हुए आप पोजीशन अपनी क्लोज करेंगे, और क्लोज करते हुए ऑब्वियसली फिर आपको सेटलमेंट, ये जो क्लोजिंग की उन्होंने बात की भी है कि जब कॉन्ट्रैक्ट आप सेटल करने जाएंगे तो अपनी अपनी पोजीशन जो होगी वो आप उसको फुलफिल करेंगे. जो जिस बंदे ने लॉन्ग पोजीशन ली हुई थी वो बाय करने की तरफ जाएगा, जिसने शॉर्ट पोजीशन ली हुई थी वो उसको सेल करने के लिए जाएगा. Usually what happens in derivative contracts के वो सेटलमेंट डेट से पहले ही यूजुअली जो है वो क्लोज कर दिए जाते हैं. अब वो क्लोज कैसे करेंगे, ये जो दो दिए हुए हैं हमारे पास, ये जो दो हमारे पास ये बुलेट्स दिए हुए हैं, ये वाला और ये वाला, कि the holder of the long position can close the position by selling an equal number of the futures for the same settlement date before the settlement date. For example, a long position in 30 June euro dollar futures can be closed at any time before settlement in June by selling 30 June यूरो डॉलर फ्यूचर्स. वही ऑपोजिट पोजीशन लेके और आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, या तो आप अपनी पोजीशन को ऑनर कर लें, या अगर आप ऑनर करने की पोजीशन में नहीं हैं तो आप ऑपोजिट पोजीशन लेके अपना कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर सकते हैं. The holder of the short position can close the position by buying an equal quantity of futures. ये वही बातें जो हम पहले भी कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने की ऑप्शन नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पोजीशन ऑनर कर लें. कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने की दूसरी सिचुएशन के जो कॉन्ट्रैक्ट आपका है उसके ऑपोजिट कोई पोजीशन आप अज्यूम कर लें, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा. क्लियर है जी? राइट सर. अच्छा, फिर यहाँ पे जो जरूरी चीज, when a long position is closed, the original buying price and selling price to close the position will be different, and there will be an overall gain or loss from the difference between buying and selling prices. Similarly, when a short position is closed, the original selling price and the buying price to close the position will be different, and there will be an overall gain or loss from the difference between selling and buying prices. जिस डेट पे हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था 150 का,
उस डेट पे 155 भी हो सकता है, 145 भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली पोजीशन क्लोज करने के ऊपर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। क्लियर है जी यहां तक? यस सर। और सेशन हमारा फिर क्लोज होने वाला है, तो हम टिक्स पे बात करके और फिर क्योंकि नमाज का टाइम भी जा रहा है, तो टिक्स पे बात करके और फिर आज के इसको हम ख़त्म करते हैं। और फिर किसी दिन मुझे बता दीजिएगा डिसाइड करके कि कौन सा दिन आपको सूटेबल है जिस दिन हम क्लास रख लिया करें। ठीक है, सही है वो सर। फिर हम ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, ये टिक क्या होती है? अ टिक इज द मिनिमम प्राइस मूवमेंट फॉर अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। वो जैसे वो नहीं होता 100 इंडेक्स आज इतने पॉइंट ऊपर गया या नीचे गया, तो वो जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे हम उसको टिक्स कहते हैं। ठीक है, ये यूएस, बेसिस पॉइंट के साथ इसका कोई ताल्लुक है सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बेसिस भी अभी आगे आ रही है। राइट सर। ठीक है, अच्छा, तो ये मिनिमम प्राइस मूवमेंट है कि जो कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हो सकती है। यूएस डॉलर यूरो करेंसी फ्यूचर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर, ये अब उन्होंने बताया हुआ है, जैसे मैंने आपके साथ वो शुरू में जो एग्जांपल बयान की थी कि 1,25,000 यूरोज का कॉन्ट्रैक्ट है डॉलर और यूरो का। तो they are priced at euro या dollar rate and the size of the tick is usually US dollar 0.0001 और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। अब ये वो हैं जो कि डिसाइडेड रूल्स हैं कि एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1,25,000 यूरो का होगा, और दूसरा ये है कि जो प्राइस में फ्लक्चुएशन जो होगी उसमें जो टिक का साइज होगा वो इतना होगा, 0.0001 होगा। 0.0001 को जब हम कॉन्ट्रैक्ट की टोटल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि टोटल अमाउंट जो है वो कितनी ऊपर या नीचे गई है। ये टिक्स एक्सचेंज डिसाइड करेगी? हाँ जी, ये सारा कुछ जो है वो पहले से प्री डिटर्मिन्ड एक्सचेंज की तरफ से वो बताया हुआ होता है। ठीक। अच्छा, फिर ये लास्ट वाला जो है, जो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स आर प्राइस इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक इंडेक्स इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल DAX index futures might be priced at 8,200 or the Hang Seng index futures at 21,750. Price movements are in units of index itself. जब इंडेक्स का फ्यूचर हो रहा हो, जो कि हमने FRM में हमने जो डिस्कस किए थे, तो कि इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स के भी फ्यूचर्स की बाइंग और सेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती होती है। तो उसमें जो डिफरेंट इन्होंने वो बताई हुई है, एक्सचेंजेस बताई हुई हैं कि वहां पे जो प्राइस मूवमेंट्स जो होती हैं वो 8,200 या 21,750 के हिसाब से हो सकती है। ठीक है जी, आज के लिए काफी है इतना। ठीक है और सर। सर जी सर बहुत सर बहुत है सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर वो क्लास का टाइम ऐसा रखना कि हम ऑफिस से भी मतलब कि ऑफिस भी जाना होता है ना। अच्छा सर तो उस्मान मतलब कि सर 5 के बाद हो जाए या फिर 4 इस तरह। देखें, मेरा मशवरा है कि जो हमारी क्लास जिस नॉर्मल डे पे होती थी उसी डे पे उसी टाइम पे हम अपनी क्लास रखेंगे। बाकी आप सर ठीक है सर, ठीक रहेगा वो, ठीक है सर। बाकी मशवरा करके मुझे बता दीजिएगा। सर 8 से सर 12 इंशाल्लाह। राइट सर, वैसे ही कर लेंगे जैसे आप कह रहे हैं कि जो डे होता है और जो टाइम होता है उसी को फिक्स कर लेते हैं। टाइम को ऐसे कर लेते हैं 6 बजे की बजाय सर 6:15 कर लेते हैं, क्योंकि लोगों ने यार ये सांस लेना बंद करो माइक में यार, जो भी हो। ये कौन है भाई? तो 6:15 कर लेते हैं सर, जो जिस दिन क्लास होती है। व्हाट डू यू से? ठीक है सर, सही है। तो गुड हो गया सर। बस इट इज फॉर ऑल 6:15 द मंडे इंशाल्लाह। तो सर मंडे तो अभी कल है, तो कल अभी क्लास होगी फिर? हाँ नहीं नहीं सर, कल के नहीं, कल नहीं सर, कल नहीं
सर कल कल मतलब नेक्स्ट वीक। आज नहीं, कल ये भी आप ले लें। नेक्स्ट नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, कल नहीं होनी चाहिए, मतलब नेक्स्ट वीक से कर लें जी इंशाल्लाह। सही है, तो मतलब लेकिन ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास भी इसका मतलब है कि फिर हमारी होगी सैटरडे के दिन, संडे के अच्छा दिन सर, सैटरडे सर मंडे को रखेंगे। सर मंडे को रखें। ये जो कमिंग वीक मंडे है को ना, सवा जो कमिंग नहीं वीक है सर, जो मंडे से, कमिंग वीक में तो मंडे को नहीं कर रहे ना सर। हाँ जी मंडे को नहीं कर रहे, लेकिन मंडे से जो तो वीक वैसे स्टार्ट जो हो रहा है, हमारा नॉर्मली, हाँ मंडे को जो वीक स्टार्ट हो रहा है, इस वाले वीक में हफ्ते को क्लास होगी। ठीक है। वो कर कल से लेते जो हैं सर, वीक कर स्टार्ट लेते हो हैं। रहा है इसमें हफ्ते के दिन क्लास होगी, और ठीक है उससे सर, अगला वीक जो है उससे फिर हम वापस अपनी रूटीन पे वापस आ जाएंगे। मंडे पे आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब सैटरडे को क्लास है, यानी अब ये याद राइट रखिएगा। सर, इंशाल्लाह। राइट सर। ठीक है, सवा और- 6 बजे। हाँ जी 6:15 बजे। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सर जी दोबारा बता ना, पेपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? चले गए सर। बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। नहीं सर बता देना। अच्छा, ये तो होगा। ओके ओके ओके। सर जी क्वेश्चन भी बता। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा।